आज हमें स्टार्ट करना है नेशनल इनकम, ठीक है ना। और नेशनल इनकम के अंदर आज थोड़ा डेफिनेशनल पार्ट पढ़ेंगे और ये जो पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। थ्योरेटिकल भी कैसे, जैसे हम लोगों ने बजट चैप्टर में देखा था कि आपको कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करना होता था। वैसे ही यहाँ पर कोई सिचुएशन देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि ये नेशनल इनकम में काउंट होगा, नहीं होगा, डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का मेजरमेंट पढ़ रहे हैं बेटा, तो यहां पे सबसे पहले आता है कि नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन हमको समझना है कि नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है, उसी का एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है यहां पे। अगर नेशनल इनकम की बात की जाए तो व्हाट इज दैट, इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स। आप फैक्टर इनकम्स बोले, फैक्टर पेमेंट्स बोलिए, दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है। फैक्टर इनकम्स, अब फैक्टर इनकम्स कौन सी होती है बेटा, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर के नेशनल इनकम जो है वो इनका सम टोटल है, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन यहीं पर कंप्लीट नहीं होती है। अब ये फैक्टर इनकम कौन अर्न कर रहा है ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री within an accounting year। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर नेशनल इनकम एक अकाउंटिंग में काउंट होता है तो ये स्टॉक कंसेप्ट हुआ या फ्लो कंसेप्ट हुआ बेटा? फ्लो के अंदर आएगा या स्टॉक के अंदर आएगा? फ्लो में आएगा। क्यों फ्लो में आएगा? पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है यहां पर, क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस जगह पर, ठीक है। तो नेशनल इनकम जो मेजरमेंट है वो बेसिकली क्या है, आपका फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है। हमने पढ़ा था, अभी रिसेंटली कवर किया है इसको, है ना। सो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ठीक है, अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो मेजरली फोकस करने वाली चीजें हैं बेटा फैक्टर इनकम्स, नॉर्मल रेजिडेंट और एक अकाउंटिंग ईयर का होता है, क्लियर। डेफिनेशन पर ध्यान देना, अगर डेफिनेशन समझ ली तो पीछे के पॉइंट्स इजीली समझ जाओगे आप, ओके। आई बात समझ बेटा, क्लियर, ओके। सो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। अब फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है, बोला रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ठीक है। और वी कैन से दैट रिटर्न ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम इस फैक्टर इनकम को और क्या कह सकते हैं, रिटर्न्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुए, लैंड, लेबर, देन कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनका रिटर्न होता है आपका फैक्टर इनकम, या फिर कितनी बार इसकी जगह फैक्टर पेमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा, सर्कुलर फ्लो में मैंने बताया था कि जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए इनकम है और जो पे कर रहा है उसके लिए वो क्या है, पेमेंट है ना। प्रोड्यूसर पे कर रहा है क्योंकि जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है किसको, प्रोड्यूसर को, ठीक है। जो हाउस होल्ड, हम लोग जो हैं बेसिकली वी आर द हाउस होल्ड्स, हम ओनर होते हैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है। हम हमारी जमीन, हमारी जगह क्या देते हैं, फैक्ट्रीज को या प्रोड्यूसर्स को अपने कारखाने लगाने के लिए देते हैं, फैक्ट्रीज लगाने के लिए देते हैं, ठीक है। उसके बदले में वो हमें रेंट देते हैं, तो उनके लिए वो पेमेंट हुआ, हमारे लिए इनकम हुई। आई बात समझ में, जितना वो पे कर रहा है उसके लिए पेमेंट है, वो खर्चा है, और उतना ही हमें मिल रहा है तो हमारे लिए क्या बन गई, इनकम। तो यहां पर पेमेंट और इनकम दोनों इक्वलाइज एस्पेक्ट में चलेंगे, ठीक है।
हम ही लोग एज ए वर्कर वहां पर काम करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या मिलती है, वेजेस मिलती है, ठीक है। कैपिटल, हमारा पैसा बिजनेस के अंदर लगता है, उसके बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और हम ही में से जो स्किलफुल पर्संस हैं वो इन बिजनेसेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। दे कॉल द एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसेस लगाते हैं, और उनको उसके बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो यहां पर ये सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का। अच्छा, फैक्टर इनकम्स के अलावा और कोई भी चीज नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। फैक्टर इनकम्स के अलावा कोई भी चीज यहां पर नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाएगी। दैट मीन्स करंट ट्रांसफर्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो यहां पर काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके एनालिसिस में लिखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। करंट ट्रांसफर्स, ठीक है, वो नेशनल इनकम में कभी काउंट नहीं होंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। दूसरा, ये नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो अर्न किया जाता है, ठीक है, उसी को काउंट करता है। तो नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा अर्न की गई फैक्टर इनकम ही काउंट होती है। अब हु इज अ नॉर्मल रेजिडेंट, ये हमारे लिए मेजर पॉइंट है और डिस्कशन का पॉइंट भी है, ठीक है। काफी बड़ा पॉइंट है, इसको समझना है हम लोगों को कि हु इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, किसे कहा जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री के लिए। क्लियर, वो चीज हमको यहां पर समझनी है। आई बात समझ बेटा, क्लियर। देन अकाउंटिंग ईयर तो हम जानते ही हैं, ठीक है। हम हमारे यहां पर अकाउंटिंग ईयर कब से लेते हैं, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। अदर कंट्रीज के अंदर में भी वो हो सकता है कि जनवरी से दिसंबर भी हो। कुल मिलाकर के एक अकाउंटिंग ईयर की बात की जाएगी इसके अंदर, ठीक है। आई बात समझ बेटा, क्लियर। अच्छा, तो फैक्टर इनकम समझ में आ गया। तो हमने एनालिसिस किया कि करंट ट्रांसफर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब व्हाट आर द करंट ट्रांसफर्स, करंट ट्रांसफर्स को हम लोग नॉर्मल एस्पेक्ट में यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी कह सकते हैं। क्या होते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, नहीं बाहर कंट्री से। तो देखो, आज जैसे मान लो कि पीयूष जो है, अगर कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, वो शोज वगैरह करता है बाहर जाकर के, तो वहां से पैसा आएगा, काउंट होगा नेशनल इनकम के अंदर बकायदा। वन साइडेड, यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइडेड, ठीक है। तो यूनिलैटरल दैट मीन्स वन साइडेड, वन साइडेड ट्रांसफर, हम इसको क्या बोलेंगे, वन साइडेड ट्रांसफर, ठीक है। मतलब एक ही तरफ से। अब ये कौन से होते हैं, तो मैं यहां पर इन करंट ट्रांसफर्स को कैटेगराइज करूं अगर नॉर्मल वे में, तो इट मे बी डोनेशंस। इंडिया के अंदर बहुत सारे डोनेशंस आते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर जैसे यूनेस्को से हमारे आयड नदी जो है यहाँ पर, ठीक है, उसको रिहैब करने के लिए फंड्स आ रहे हैं, क्लियर। उसके अलावा हमारे जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट हो गया, इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जा रहा है, पैसा आता है, ठीक है। यूनेस्को डोनेशंस देता है, उसके लिए फंड्स देता है, क्लियर। वन साइडेड है, उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, उसको कुछ दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे ना, दैट इज द सिनेरियो। ऐसे ही जैसे फ्लड वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह हो जाता है कभी कंट्री के अंदर, तो बाहर के नेशन वगैरह से हमें क्या मिलता है, डोनेशंस मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं। तो डोनेशन एंड ग्रांट्स जो है बेसिकली वो वन साइडेड होती है, डोनेशन एंड ग्रांट्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, वन साइडेड है बेटा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वन साइडेड ट्रांसफर। इस वजह से कभी भी ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। अगर आप सोचिए डोनेशन और ग्रांट्स को भी नेशनल इनकम में काउंट करने लग जाते तो हमारी नेशनल इनकम आज बहुत ज़्यादा होती, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर डोनेशन ग्रांट्स बहुत ज़्यादा आते हैं एनजीओज वगैरह को, क्लियर। तो उनको काउंट नहीं करना है, इट विल नॉट बी काउंटेड इन दी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आई बात समझ बेटा। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर बात करें इसके अंदर, तो गिफ्ट्स, ठीक है। हितेश जो है वो अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए क्या करता है, न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता है, सीए करी यहाँ से, अच्छी फर्म के अंदर पैकेज मिला, वहां चला गया। अब उसकी गर्लफ्रेंड पीछे रह गई, ठीक है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को हर महीने वहां से गिफ्ट भेजता है इंडिया में। क्या वो नेशनल इनकम में काउंट करें, नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड उसको क्या दे रही है यहाँ से, कुछ भी नहीं, ठीक है। रिटर्न में
कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो व्हाट इज दैट? ठीक है, ये भी यूनिलेटरल ट्रांसफर हुआ, फिर तो एक साइडेड ही आ रहा है। ठीक है, सिर्फ हितेश ही दिया जा रहा है गिफ्ट, बदले में उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, देन रेमिटेंसेस। व्हाट आर द रेमिटेंसेस? क्या होती है रेमिटेंसेस? अच्छा, हमने बोला हितेश ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भेजे, ठीक है। अरे यार, पीछे हितेश के मम्मी पापा भी तो है इंडिया में। हर महीने हितेश जो है वो क्या करता है, अपने मम्मी पापा को एक सर्टेन अमाउंट वहां से ट्रांसफर करता है। ठीक है, बदले में क्या मिल रहा है उसको? यहां से कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो जितना कमाता है उसका एक पार्ट वो क्या कर रहा है, यहां पर अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स वगैरह को, या जो भी उसके भाई बहन है उनको ट्रांसफर करता है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। तो रेमिटेंसेस जो होती है, ठीक है, वो भी वन साइडेड होती है, उसके बदले में हम कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, तो जनरली हाँ बिल्कुल अलग है। रेमिटेंस जनरली आपकी इनकम का एक पार्ट होता है जो आप रेगुलर एस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेंड कर रहे हो। ठीक है, गिफ्ट तो कभी कभार वाला सीनेरियो है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे इस बेल्ट के अंदर, बेसिकली बांसवाड़ा वाले बेल्ट के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो गल्फ कंट्रीज जैसे दुबई, कुवैत वगैरह में काम करते हैं। ठीक है, अब वो रेगुलरली अपने यहाँ जो फैमिली, उनके पीछे जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, उनको क्या करते हैं, हर महीने अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड रेमिटेंस। ठीक है, और रेमिटेंसेस जो है बेटा बेसिकली वो करंट ट्रांसफर के अंदर काउंट होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के अंदर काउंट होता है। दैट्स कॉल्ड वन साइडेड। इसीलिए हम इनको कभी भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए काउंट नहीं करेंगे। अगर आपको किसी भी मेथड के क्वेश्चन में रेमिटेंसेस दिख जाए, ठीक है, तो उसको काउंट नहीं करना है। गिफ्ट दिख जाए उसको काउंट नहीं करना है। डोनेशंस लिखा हुआ आ जाए उसको काउंट नहीं करना है। और कितनी बार आपको सीधा डायरेक्ट वर्ड मिलेगा, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वो कभी भी नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ हमें उलझाने के लिए दे रखा होगा। ठीक है, इसलिए थ्योरी को पढ़ना जरूरी है। मैं चाहता तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करवा सकता था, लेकिन जब तक ये नहीं समझोगे तब तक प्रैक्टिकल्स में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब एक बार समझ लिया यहाँ पे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे डेप्रिसिएशन में भी हमने बोला था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वर्ड यूज करते हैं वो लोग डेप्रिसिएशन की जगह। तो जब भी वो वर्ड आएगा आप अटकोगे नहीं, आपको पता होगा कि ये चीज क्या है हमारे लिए, यहाँ पर डेप्रिसिएशन को शो करती है। तो वैसे ही यहाँ पर करंट ट्रांसफर जब भी हो, ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि वो नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन में कभी काउंट नहीं होगा। आई बात समझ में बेटा? क्लियर? पक्का? ओके, नाउ देन हम बात कर रहे थे यहां पर जो फैक्टर इनकम का कंसेप्ट तो समझ में आ गया हमको। ठीक है, फैक्टर इनकम में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, जो फैक्टर ऑफ सर्विसेज हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसके बदले में जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, उसी को काउंट करेंगे। क्लियर? अब वो पैसा भी किसने कमाया, जगह से मतलब नहीं है हमें, कहाँ कमाया गया उससे मतलब नहीं है। हम नेशनल इनकम में प्लेस नहीं देखते हैं, हम नेशनल इनकम के अंदर देखते हैं कौन कमा रहा है ये पैसा। ठीक है, प्लेस को नहीं देखा जाएगा बेटा। क्लियर? तो नेशनल इनकम के अंदर हम लोग यहां पर नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा अर्न किया गया पैसा जो है वही काउंट करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन हुआ? नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन है बेसिकली जो 1 ईयर या मोर, ठीक है, 1 ईयर और मोर, ठीक है, टाइम में इंडिया में रह रहा था या हमारी कंट्री में रह रहा था। हम इंडिया की बात नहीं करते तो कंट्री की बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन 1 साल या इससे ज्यादा समय के लिए हमारी कंट्री में रहा और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, 2 कंडीशन है बस। ठीक है, 2 कंडीशन से ध्यान रखनी है। एक तो वो कहां रह रहा हो, इंडिया के अंदर रह रहा हो, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए, 1 ईयर और मोर। ठीक है, और दूसरा क्या है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ हो। अब ये व्हाट इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेटा? व्हाट इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? कैसे काउंट करेंगे कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? नहीं,
सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है उस कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होगी? एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज वगैरह करना, दैट मीन्स कोई चीज खरीदना बेचना, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगा? हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब वो अगर इंडिया में रह रहा है 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए, वो यहां पर कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिससे गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं वो कंटिन्यूटी में 1 साल इंडिया के अंदर रहे। अब जैसे फिल्म एक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये कितने इंडिया के ये लोग हैं, सिटीजन हैं इंडिया के, ठीक है, इंडिया में ही रह रहे हैं काफी टाइम से, बाहर भी नहीं रहे। एनआरआई भी नहीं कह सकते उन लोगों के वो बाहर रह रहे हो, है ना, इंडिया में ही रह रहे हैं, लेकिन शोज वगैरह करने के लिए बाहर जाते हैं। 5 दिन के लिए बाहर गए, वापस इंडिया में आ गए। अब 5 दिन उन्होंने बाहर जाकर के जो पैसा कमाया, ठीक है ना, क्या वो पैसा मुझे नेशनल इनकम में काउंट करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, नेशनल इनकम इज नॉट अ प्लेस कंसेप्ट। कहां कमाया गया वो मायने नहीं रखता। हम ये नहीं बोल रहे हैं कहीं पर भी डेफिनेशन के अंदर कि इंडिया में ही कमाया गया पैसा काउंट होगा। हमने बोला कि नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाया गया पैसा काउंट होगा। अब नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो कौन है? वो एक ऐसा व्यक्ति है जो उस कंट्री के अंदर 1 साल या ज्यादा समय के लिए रह रहा हो और उसका सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ जुड़ा हुआ हो। आई बात समझ में बेटा? क्लियर? अच्छा, पर्सन के अंदर जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बींग्स ही हो, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती है। हमने वर्ड यूज किया पर्सन, ठीक है। तो पर्सन यहां पर कौन कौन हो सकता है बेटा? पर्सन यहां पर नॉर्मल ह्यूमन बींग भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, कंपनीज वगैरह भी हो सकती है, ठीक है ना। अब जैसे अगर रिलायंस की बात की जाए तो रिलायंस क्या नॉर्मल रेजिडेंट है ना हमारे लिए। अब वो अगर वर्ल्ड में से कहीं से भी पैसा कमा रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अच्छा, आईपीएल होते हैं इंडिया में, ठीक है, अलग अलग कंट्री के प्लेयर्स आते हैं इंडिया के अंदर। अब वो कितना टाइम रहते हैं इंडिया में? 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, जितना टाइम आईपीएल चलेगा उतने टाइम के लिए आएंगे वो लोग। क्या वो इंडिया के अंदर 1 साल या ज्यादा समय के लिए रह रहे हैं? नहीं रह रहे, ठीक है। तो अगर वो इंडिया के अंदर 1 साल और ज्यादा समय के लिए नहीं रह रहे तो क्या वो हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे? क्या नहीं कहलाएंगे। अगर वो हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, ठीक है ना, तो उनके द्वारा जो पैसा कमाया गया, ठीक है, क्या वो काउंट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए अगर वो उस कंट्री में रह रहा है, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। हाँ, तो फिर उसके द्वारा अर्न किया गया पैसा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। बिल्कुल, साल भर, कंप्लीट 1 ईयर का बोला है, जनरली 1 ईयर का कंसेप्ट है। इवन टैक्सेशन में भी आप जब आगे जाकर के हायर क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो इवन टैक्स लगाने के लिए भी नॉर्मल रेजिडेंट के कंसेप्ट को समझना होता है, ठीक है, कि कौन हमारे यहाँ पर नॉर्मली रेजिडेंट है, कौन नहीं है। अब जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, ठीक है, उन्होंने जो इंडिया में इनकम कमाई है उसके ऊपर यहाँ पर क्या किया जाएगा? टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन जो वो ग्लोबल इनकम कमा रहे हैं उस पर इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। किसको? एनआरआईज को। आई बात समझ में? तो नेशनल इनकम में हम क्या बोल रहे हैं? नेशनल इनकम में बोल रहे हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन? जो 1 साल, जबकि इनकम टैक्स के अंदर ये टाइम पीरियड अलग है, वहां डेज के हिसाब से काउंट करते हैं, 182 डेज, ठीक है, तो उसका कंसेप्ट अलग है, ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें हम लोग साल भर की काउंटिंग करते हैं कि अगर कोई पर्सन 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए उस कंट्री में रह रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। पर्सन्स के अंदर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी काउंट है, ठीक है, वहां के सिटीजन्स भी काउंट होते हैं और साथ साथ में वहां के इंस्टीट्यूशंस भी काउंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं बेटा जो काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हुए, ठीक है, अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिनके ऑफिसेज इंडिया के अंदर है, तो वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले लोग नहीं, इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस यहां पर नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, ठीक है ना, इनके ऑफिसेज जो आपकी कंट्री के अंदर है, इनको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो इनके द्वारा अर्न किया गया पैसा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अर्न किया गया पैसा
जो है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। कंपनी, फॉरेन कंपनीज तो इंडिया में आएगी तो बिजनेस सेटअप जो है, ठीक है, वो करेगी इंडिया के अंदर, तो वो ऑब्वियसली बातें काउंट होगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एग्जांपल्स भी दिया हमने, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, अदरवाइज नेस्ले इंडिया। ठीक है, उसके द्वारा अर्न किया गया पैसा तो नेशनल इनकम में काउंट होगा। आई बात समझ में? उसका पैसा तो काउंट करेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, जैसे WTO हो गया, इनके ऑफिसेज जो इंडिया में हैं, जो इंडिया में रन कर रहे हैं वो लोग, वो काउंट नहीं होगा। हाँ, लेकिन उनके अंदर काम करने वाले लोग, उनके अंदर काम करने वाले लोग जो हैं, जो साल भर से इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, वो जो पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। आई बात के नहीं समझ में? पक्का? क्लियर? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को काउंट नहीं किया जाएगा इसके अंदर, लेकिन उनके अंदर काम करने वाले लोगों को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर एजुकेशन के लिए आ रहा है और साल भर से इंडिया के अंदर रह रहा है, एजुकेशन अर्न करने के लिए इंडिया में आ रहा है और साल भर से क्या कर रहा है बेटा? इंडिया में ही रह रहा है, तो क्या उसको काउंट करना चाहिए नेशनल इनकम के अंदर? नहीं, क्योंकि उसका मेन एस्पेक्ट यहां पे अर्निंग करना नहीं है, वो एजुकेशन के लिए आ रहा है। वो दे रहा है तो वो तो इंस्टीट्यूशंस की इनकम हुई, उसने थोड़ी ना अर्न किया। हमने क्या लिखा? तो भी नहीं, तो भी नहीं, नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, बाद में तो फिर अलग तरीके से देखा जाएगा, उस वक्त तो नहीं काउंट करेंगे उसको। जैसे मान लो कि इट्स जस्ट दैट कि वो आया 6 महीने, उसने इंडिया के अंदर कोई कोर्स किया, उसके बाद वो इंडिया में ही सेटल हो गया और यहाँ पर अब कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, तो 6 महीने जो वो इंडिया में रहा, उसने जो भी एक्टिविटी करी, ठीक है, वो काउंट नहीं करेंगे, 6 महीने के बाद वाली करेंगे। अच्छा, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है इंडिया के अंदर, तो वो भी काउंट नहीं होगा। एज ए टूरिस्ट आ रहा है, ठीक है, अब टूरिस्ट का मतलब क्या हुआ? इंडिया में सेटल होने तो नहीं आ रहा है, ठीक है, वो घूमने आ रहा है, वापस जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई टूरिस्ट बन करके आया और साल भर से इंडिया में ही है, गए ही नहीं वापस से, तो फिर वो काउंट हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या नहीं आई? पक्का? क्लियर? तो ये नेशनल इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। हमने क्या क्या बात की बेटा? यहां पर अभी हमने बोला कि नेशनल इनकम इज व्हाट? इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। ठीक है, फैक्टर इनकम्स कहा जाता है इनको, अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, ऑफ द कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब फैक्टर इनकम्स के अंदर हम जानते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनके द्वारा जो पैसा अर्न किया गया वही काउंट हो रहा है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए रिटर्न क्या होता है बेटा? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। करंट ट्रांसफर जो होते हैं, दीज आर नॉट द फैक्टर इनकम्स। ठीक है, ये वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं, सिंगल साइडेड ट्रांसफर्स, और इनको कभी भी नेशनल इनकम के मेजरमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमने एग्जांपल्स भी लिए यहाँ पे, डोनेशन, ग्रांट्स, गिफ्ट, रेमिटेंसेस, ये काउंट नहीं होते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखना है, बहुत सारी जगह पर आएगा, अलग अलग जगह पे। फिर हमने बोला कि हु इज अ नॉर्मल रेजिडेंट। हमने बोला है कोई भी पर्सन जो 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए इंडिया में रह रहा है या उस कंट्री में रह रहा है, ठीक है, और उसका सेंट्रल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उस कंट्री के साथ जुड़ जाता है, तो वो उस कंट्री के लिए क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। इसमें कौन काउंट नहीं होंगे नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर? हु विल नॉट बी काउंटेड हियर। कौन काउंट नहीं होगा? सबसे पहले तो आपने बोला जो 1 साल से नहीं रह रहा है, ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं कुछ, इनको काउंट नहीं करना है। जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जैसे WHO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनके जो ऑफिसर्स इंडिया के अंदर हैं उनको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में। फिर जो स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर क्या आ रहे हैं? पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन पर्पज से, वो काउंट नहीं होंगे। उसके अलावा टूरिस्ट,
जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए, वो काउंट नहीं हो रहे हैं, और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो ये काउंट नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, इनके अलावा जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना, डिप्लोमेटिक पर्संस, फॉरेन एम्बेसडर्स जो किसी दूसरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, अब फॉरेन एम्बेसीज तो हैं इंडिया के अंदर, फॉरेन एम्बेसीज में इंडियन भी काम करते हैं और कुछ बाहर की कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं इंडिया में। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इंडिया के अंदर रेजिडेंट नहीं काउंट करेंगे, वो जहां के हैं वहीं पर काउंट होंगे। तो ऐसे ही अगर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो साल 2 साल से कहाँ रह रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में ही रह रहे हैं, तो वो कहाँ काउंट होंगे, इंडिया में या वहां? इंडिया में। हमने क्या बोला, इसको ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला यहां पर कि जो डिप्लोमेटिक पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो उस कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, भले ही साल भर से ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी वो उस कंट्री के लिए नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हुए, वो जहां से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के लिए वो लोग क्या कहलाएंगे यहां पर, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। उनका कुछ ऐसा अलग चलता है? यस, उनको अलग से काउंट करते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर अलग से रखा गया है। उसके अलावा अगर कोई आर्मी पर्सन्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों ने किसी अदर कंट्री के अंदर क्या कर रखा है, लगा रखा है, तो वो भी उसी कंट्री के अंदर यहाँ पर काउंट किए जाएंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, जहां रह रहे हैं उसके हिसाब से नहीं। तो सर उनको तो काउंट करेंगे ना, जो फॉरेन एम्बेसीज के अंदर काउंट करे, बाहर के वो बनी फॉरेन एम्बेसीज के अंदर जो मैंने बोला एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेटिक पर्सन्स, उनके लिए बाहर से आके 1 साल के ज्यादा हो गया उनको, तो फिर भी क्योंकि उनका जो सारा होता है ना पेमेंट वगैरह का सिनेरियो, वो वहां की गवर्नमेंट ही बियर करती है। ठीक है, दैट्स वाई। और हाँ, एम्बेसीज के अंदर कोई इंडियंस काम कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि सारे वो वहीं के लोग काम करेंगे। अब फॉरेन एम्बेसी है इंडिया के अंदर और अगर उसके अंदर इंडियंस काम कर रहे हैं, ठीक है, जो साल भर से इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं, तो वो तो फिर हमारे लिए रेजिडेंट के अंदर काउंट हो गया। हम बात कर रहे हैं बेसिक डिप्लोमेटिक पर्सन्स के बारे में। तो जो डिप्लोमेटिक पर्सन्स हो गए, ठीक है, सोवर्जिन पर्सन्स जिनको बोला जाता है डिप्लोमेटिक पर्सन, ठीक है, वो यहां पर काउंट नहीं हो रहा है, वो वहीं काउंट होंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके अलावा मैंने बोला आर्मी पर्सन्स, ठीक है, आर्म फोर्स के मेंबर्स जो हैं वो उनको हम लोगों ने किसी अपॉइंट कर रखा है, किसी अदर कंट्री के अंदर अपॉइंट कर रखा है। ठीक है, तो वो भी उस कंट्री के अंदर काउंट होंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, ना कि जहां वो रह रहे हैं अभी, वो नहीं। आई बात समझ में बेटा? क्लियर? तो ये ओवरऑल हमारे नेशनल इनकम का कंसेप्ट है। ठीक है, अभी डोमेस्टिक इनकम नहीं बोला मैंने बोला नेशनल इनकम का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूरा ये है। ठीक है, कि डेफिनेशन और डेफिनेशन का पूरा एनालिसिस। ठीक है, डेफिनेशन तो हमारी सिंगल लाइन की है कि सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, विद इन अकाउंटिंग ईयर। अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फैक्टर इनकम्स कौन सी है और कौन सी नहीं है। फैक्टर इनकम्स के अंदर हम लोग बेसिकली 4 चीजों को काउंट करते हैं। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। ठीक है, करंट ट्रांसफर को काउंट नहीं करते हैं, तो वो ध्यान रखना है, करंट ट्रांसफर काउंट नहीं होते हैं। फिर इसके बाद हमने बोला कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, तो नॉर्मल रेजिडेंट का डेफिनेशन याद रखना है। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? जो उस कंट्री के अंदर 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए रहता है और उसका सेंट्रल इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि कौन काउंट नहीं होगा, तो हमने बोला फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जैसे WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके जो ऑफिसेस इंडिया के अंदर है, तो वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो काउंट नहीं हो रहे हैं। उन इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले जो लोग हैं वो काउंट होंगे। ठीक है, फिर हमने बोला कि अगर कोई इंडिया के अंदर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ, स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा और साल भर से इंडिया में ही रह रहा है तो काउंट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, हाँ, टूरिस्ट की बात करें, घूमने फिरने के लिए आया है, साल भर यहाँ रहने के लिए थोड़ी ना आया है। ठीक है, इस वजह से जनरली टूरिस्ट को भी काउंट नहीं करते हम लोग। उसके अलावा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो भी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हमने बोला डिप्लोमेटिक पर्सन्स, अब डिप्लोमेटिक पर्सन्स जो होते हैं, ठीक है, उनको भी वहां काउंट किया जाता है जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं वहां नहीं। तो इंडियन डिप्लोमेटिक जो भी अलग अलग कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, भले वो वहीं रह रहे हैं लेकिन वो इंडियन रेजिडेंट कहलाएंगे। आई बात समझ में?
पक्का? ठीक है। ऐसे ही आर्मी मेंबर्स जो होते हैं, आर्म फोर्स के जो मेंबर होते हैं, जिनको अपॉइंट किसी अदर कंट्री में कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है, वो भी उस कंट्री से बिलोंग करेंगे, ठीक है, जहाँ के वो हैं, ठीक है, वहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे, ना कि जहाँ पर वो काम करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो अपने दिमाग में फिट कर लो। अगर ये कर लिया तो खत्म हो गया काम। अच्छा, क्या सिटीजनशिप और रेजिडेंशियलशिप दोनों सिमिलर है? सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियलशिप को क्या इक्वली माना जा सकता है, इवन माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। आप इंडिया के सिटीजन्स हैं, लेकिन आप साल 2 साल से बाहर काम कर रहे हैं इंडिया से, तो रेजिडेंट आप कहां कहलाओगे? नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां के, इंडिया के नहीं कहलाओगे। अब जैसे हमने बोला कि हमारे आसपास के एरिया में प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा एरिया के अंदर बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, वो वहीं रहते हैं, महीने 1.5 महीने के लिए इंडिया में आते हैं, बाकी वापस वहीं चले जाते हैं। ठीक है, तो वो इंडियन सिटीजन्स तो हैं, उनके पास में इंडिया की सिटीजनशिप है, लेकिन वो नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, उनको रेजिडेंट नहीं कहा जाएगा। आई बात समझ बेटा? और दूसरा मैंने क्या बोला था कि नेशनल इनकम जो है वो पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी, रेजिडेंट के बेसिस पे देखी जाएगी, ना कि प्लेस के बेसिस पर। कहाँ अर्न कर रहे हो पैसा वो मैटर नहीं करता। इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया था कि पीयूष अगर कोई सेलिब्रिटी और बाहर जाता है, ठीक है, 5 दिन वहाँ काम किया, 5 दिन किसी और जगह काम किया और वहाँ से जो पैसा अर्न किया वो भी नेशनल इनकम में काउंट होगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात मेरी? पक्का? श्योर?